प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम गलता लोहा पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। उत्तर, धनराम एक साथ ही दो विद्याएं सीख रहा था। एक तरफ लोहार का पुत्र होने के कारण उसके पिता गंगाराम उसे अपना खानदानी व्यवसाय सिखा रहे थे, जैसे सांड चढ़ाना, धौंकनी फूंकना और हथौड़ा चलाना आदि। अगर धनराम से कोई गलती हो जाती तो उसके पिता उसकी छड़ी या हत्थे से पिटाई करते। दूसरी तरफ वह स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, उसके दिमाग में गणित नहीं बैठता था। मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे तेरह का पहाड़ा सिखाते सिखाते मास्टर त्रिलोक सिंह उसे तेरह का पहाड़ा सिखाते सिखाते थक जाते हैं तो उसे संटी से पीटते। इस प्रकार धनराम दो दो विद्याएं, किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या साथ साथ सीख रहा था। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? इस प्रश्न का उत्तर है, धनराम नीची जाति से अर्थात लोहार और मोहन ऊंची जाति से अर्थात ब्राह्मण था। जातिगत भेदभाव के कारण धनराम को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि वह स्वयं नीची और मोहन ऊंची जाति का है। मोहन पढ़ाई में भी बुद्धिमान था। उसकी प्रतिभा के कारण मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। मास्टर साहब अक्सर मोहन की प्रशंसा करते हुए कहते थे कि एक दिन बड़ा होकर मोहन उनका और स्कूल का नाम रोशन करेगा। इन सभी बातों के कारण धनराम ने मोहन को अपने से श्रेष्ठ मान लिया था, इसलिए धनराम मोहन से स्पर्धा नहीं करता था। तीसरा प्रश्न, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? धनराम द्वारा लगातार लोहे की छड़ को गोलाई में मोड़ने में असफल होने पर मोहन ने बिना संकोच किए दूसरी तरफ से लोहे को स्थिर किया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर उस पर नपी तुली चोटें मारना प्रारंभ किया। मोहन उसके द्वारा दोबारा उसे भट्टी में गर्म कर निहाई पर रखकर ठोंकते पीटते सुगढ़ गोले का रूप दे देता है। मोहन यह काम इतनी फुर्ती और कुशलतापूर्वक करता है कि धनराम आश्चर्यचकित रह जाता है। मोहन अपनी जाति को भुलाकर इस कार्य को स्वीकार कैसे कर पाया? ब्राह्मण टोले के लोग तो जो ऊंची जाति के होते हैं और निम्न जाति के लोगों के साथ उठना बैठना भी स्वीकार नहीं करते। यही सोचकर वह मोहन के व्यवहार पर आश्चर्यचकित होता है और अवाक दृष्टि से उसे देखता रह जाता है। अगला प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय इसलिए कहा है क्योंकि वह पढ़ाई के लिए अपने गांव से दूर एक नई उम्मीद के साथ शहर आ गया था। उसको लखनऊ में रमेश के घर में बिल्कुल बदले हुए जीवन को स्वीकार करना पड़ा। गांव में पढ़ाई के रास्ते नहीं थे। यहाँ पर पढ़ाई के रास्ते खुले तो थे लेकिन संघर्षमय थे। उसको रमेश के यहाँ नौकरों की भांति रहने के लिए विवश होना पड़ा। जिस बालक के उज्जवल भविष्य की कल्पना की जा रही थी वह जीवन से ही कुंठित हो गया जाता है और स्वावलंबी बनने के लिए फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगता है। रमेश के घर की परिस्थिति बहुत सुखद तो नहीं थी, परंतु नई दुनिया के अनुभवों के साथ उसे जीवन से समझौता करना पड़ा। अगला प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों? तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इसमें मास्टर त्रिलोक सिंह ने के इस व्यंग वचन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है। चाबुक की चोट व्यक्ति के शरीर को कष्ट पहुंचाती है, लेकिन शब्दों की चोट शारीरिक चोट से भी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह व्यक्ति की अंतरात्मा पर प्रहार करती है। मास्टर जी का यह कथन धनराम के मानसिक बल को कमजोर करने के लिए पर्याप्त था। उसके मन में यह बात अच्छी तरह बैठा दी गई कि वह तो बस लोहार का ही काम सीख सकता है, विद्यार्जन उसके बस की बात नहीं। इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह के कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है। अगला प्रश्न है, बिरादरी का यही सहारा होता है।
किसने किससे कहा। ख, किस प्रसंग में कहा, किस आशय में कहा। इस कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है। दूसरा है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है, किस प्रसंग में कहा गया है, यह पात्र विशेष के किन पहलुओं को उजागर करता है। पहला उत्तर है, बिरादरी का यही सहारा होता है। यह कथन मोहन के पिता बंशीधर तिवारी ने अपनी बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा, जो लखनऊ से गांव आया हुआ था। दूसरा पार्ट है इसका, बंशीधर तिवारी को अपने पुत्र मोहन की पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंता थी। मोहन को आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए गांव से दूर नदी पार करके जाना पड़ता था, जो उसके लिए सुरक्षित नहीं था। इसलिए मोहन की पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी। यह बात जब रमेश को पता चली, तब रमेश ने सहानुभूति प्रकट करते हुए मोहन को अपने साथ लखनऊ भेज देने के लिए कहा। यह भी कहा कि घर में जहाँ 4 सदस्य हैं वहाँ 5वां भी रह लेगा और पढ़ाई कर लेगा। रमेश की ये बातें सुनकर बंशीधर तिवारी प्रसन्न हो गए और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने उपरोक्त वाक्य कहा। बंशीधर तिवारी का आशय यह था कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है। अपनी बिरादरी के लोगों की यही विशेषता है कि वे हर संभव प्रयास करके एक दूसरे की मदद करते हैं। अंतिम है इसका, कहानी में बंशीधर तिवारी का यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ है। जब तक मोहन रमेश के यहाँ रहा, तिवारी जी अंधेरे में रहे। उन्हें लगता था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनकर वापस गांव आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जिससे रमेश जिस सहानुभूति से मोहन को अपने साथ लेकर गया था, उसे वह निभा न सका। उसने मोहन का भरपूर शोषण किया, उसे नौकरों की तरह रखा। मोहन कई सालों तक वहाँ रहा, परंतु एक मामूली से स्कूल में साधारण सी पढ़ाई ही कर सका, वो भी केवल 8वीं तक। पढ़ाई की फीस और रोटी के बदले वह रमेश के यहाँ नौकर बनकर रहा। ऐसा व्यवहार बिरादरी को सहारा देना नहीं, बल्कि बिरादरी के नाम पर शोषण करना है। दूसरा भाग है उसका पहला जो है भाग है, इसका उत्तर है, कहानी में यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। खा है, यह वाक्य मोहन के लिए उस समय कहा गया जब मोहन धनराम के ऑफर पर बैठकर उसके काम को देख रहा था। जब धनराम एक मोटी छड़ वाले लोहे को ठीक से नहीं मोड़ पाया, तो मोहन ने अपनी ऊंची जाति की परवाह न करते हुए उस क्षण को बड़ी कुशलता से मोड़कर गोल कर दिया। अपनी सफलता पर उसकी आंखों में एक चमक व्याप्त थी। यह कथन पात्र विशेष मोहन के चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है कि उसके अंदर किसी भी कार्य को करने का साहस एवं स्वीकारोक्ति की भावना है। वह ऊंच नीच के जातिगत भेदभाव से मुक्त है, इसलिए उसने लोहार जैसे निम्न मानने जाने वाले कार्य को सीखा। उसने जाति को महत्व न देकर कार्य को महत्व दिया। पाठ के आसपास, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है, चर्चा करें और लिखें। मोहन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। गांव में उसे साधनहीन एवं प्राकृतिक बाधाओं का संघर्ष झेलना पड़ा। अपने घर के आसपास विद्यालय न होने के कारण उसे 2 मील की ऊंचाई चढ़कर नदी को पार करके अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही थी। शहर में इस प्रकार की बाधा तो नहीं थी, लेकिन संघर्ष और कठिनाइयाँ उसे वहाँ और ज़्यादा झेलनी पड़ी। रमेश बाबू के यहाँ उसे दिन भर नौकर की तरह काम करना पड़ता था। उसे हर परिस्थिति से समझौता करना पड़ रहा था। जिस पढ़ाई की उम्मीद लेकर वह गांव से शहर आया था, वहाँ उसे वह नहीं मिल सकी। पढ़ाई के नाम पर साधारण से स्कूल से वह 8वीं तक ही पढ़ाई कर सका, जिससे एक मेधावी छात्र का उज्जवल भविष्य अंधकारमय हो गया।
एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? आपकी समझ में उसकी खूबियों और कमियों पर विचार करें। अध्यापक त्रिलोक सिंह के व्यक्तित्व के दोनों पक्षों का वर्णन निम्नलिखित है। खूबियाँ: मास्टर त्रिलोक सिंह शिक्षा देने का परंपरागत मास्टर त्रिलोक सिंह का शिक्षा देने का तरीका परंपरागत है। चाहे वह तरीका ठीक न हो, फिर भी वे पढ़ाने, लिखाने, सिखाने और बच्चों को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं। मारना, पीटना, डांटना, कठोर वचन कहना अपना अधिकार समझते हैं। इसी कारण धनराम पर भी सभी तरीके आजमाते हैं। शिक्षा कर्म में एक सच्ची निष्ठा है, उनकी सच्ची निष्ठा है। कमियाँ: मास्टर जी जातिगत भेदभाव से जकड़े हुए हैं। जात की उच्चता और नीचता का भाव उनके मन को जकड़े होने के कारण ही वह मोहन से प्रेम करते हैं और धनराम का तिरस्कार करते हैं। धनराम को दिमाग में लोहा होने का व्यंग वचन कहना किसी भी दृष्टिकोण से एक अध्यापक के लिए उचित नहीं है। वे धनराम से मुफ्त में दरातियों पर धार भी चढ़वाते हैं, जो प्रशंसनीय नहीं है। अगला प्रश्न है, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत भी हो सकता है? चर्चा करें। इस कहानी का अंत इसे प्रारंभ से जोड़ता है, इसलिए यह खास है। यदि कहानी के अंत में यह स्पष्ट कर दिया गया होता कि मोहन हंसुआ पर धार चढ़वाकर खेती करने निकल पड़ता है या लोहे के कार्य में रुचि रखते हुए जातिगत व पारंपरिक व्यवसाय की रूढ़ से स्वयं को पूरी तरह मुक्त कर देता है, तब यह निष्कर्षात्मक कहानी होती। लेकिन इसमें पाठकों को सोचने समझने के लिए अधिक मुद्दा नहीं मिलता। लोहे की छड़ को गोल करना एक आकस्मिक साहस और या व्यवहार था। यदि वहाँ पर उसके पिता ब्राह्मण या गांव के किसी सम्मानित वृद्ध व्यक्ति द्वारा उसे शाबाशी देते हुए कहानी का अंत किया गया तो शायद कहानी का संदेश और भी अच्छा हो सकता था। भाषा की बात: पाठ में निम्नलिखित शब्द लौह कर्म से संबंधित हैं। किसका क्या प्रयोजन है, शब्दों के सामने लिखिए। धौंकनी: यह आग को सुलगाने और धधकाने का काम करती है। इसे मुंह पर लगाकर आग को फूंका जाता है। दरांती: यह मूल रूप से घास काटने या फसल काटने के काम आती है। दरांती जैसे औजार को लोहार ही बनाते हैं। सणसी: कैंची के आकार का बना हुआ आकार जिससे गर्म छड़, घर में बटलोई इत्यादि को पकड़ा जाता है। आफर: भट्टी या लोहार की दुकान। हथौड़ा: ठोस वस्तु पर चोट मारने वाला औजार जिससे लोहा पीटते हैं। पाठ में काट छाट कर जैसे कई संयुक्त क्रिया वाक्यों शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। खा पी कर: हम लोग खा पी कर झील में नाव चलाने लगे। मोहन सुबह खा पी कर स्कूल जाता है। उलट पलट: धनराम दाएं हाथ से भट्टी में गर्म लोहे को उलट पलट रहा था। घर पहुंचे तो देखकर ऐसा लगा कि जैसे घर में कोई चोर घुस आया हो और सारा सामान उलट पलट करके रख दिया हो। उठा पटक: मास्टर जी के कक्षा में पहुंचते ही उठापटक करने वाले बच्चे भी एकदम शांत हो जाते हैं। चिड़चिड़ाते हुए पापा ने कहा कि ज़्यादा उठापटक मत किया करो, शांत रहा करो। पढ़ लिख कर: बंशीधर की हार्दिक इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर घर का दारिद्र्य मिटा दे। मोहन के पिता का कहना था कि मोहन पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। थका मांदा: दिन भर के पश्चात जब मोहन थका मांदा घर पहुंचता था तो उसके पिता उसे पुराणों की कथा सुनाकर प्रोत्साहित करते। थके मांदे व्यक्ति को जल्दी नींद आ जाती है। बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है, उन्हें छाट कर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग हुआ है उन संदर्भों में उन्हें स्पष्ट कीजिए। वृद्ध हो चले बंशीधर जी के बूते का यह काम नहीं रहा। यहाँ पर इसका अर्थ सामर्थ्य से है। बंशीधर जी के शरीर की शक्ति से है। उनकी सामर्थ्य या शरीर में इतनी शक्ति नहीं रह गई है
कि वह पुरोहिताई का काम करने के लिए चढ़ाई कर सकें। दान दक्षिणे के बूते पर किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। यहाँ बूते का अर्थ है सहारे बल पर। बंशीधर अपने पैतृक कार्य धार्मिक कर्मकांडों के द्वारा जीविकोपार्जन करते थे, जिससे केवल वे किसी तरह जीवन यापन कर पाते थे। उनकी दयनीय स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ बूते शब्द को प्रयुक्त किया गया है। जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कर कहाँ कर पाते हैं। यहाँ पर बूते का अर्थ है सहारे पर, आधार पर, अर्थात जिन धार्मिक कर्मकांडों के आधार पर वंशीधर आज तक अपने परिवार का पालन पोषण करते आए थे, आज वे उस कार्य को भी पूर्ण सामर्थ्य के साथ नहीं कर पाते हैं। चौथा, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। ऊपर के वाक्यों में मोहन को आदेश दिए गए हैं। इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए इन्हें दोबारा लिखिए। आप थोड़ा दही तो ला दें बाजार से। आप ये कपड़े धोबी को तो दे आएं। आप 1 किलो आलू तो ला दें। विभिन्न व्यापारी अपने उत्पाद की बिक्री के लिए अनेक तरह के विज्ञापन बनाते हैं। आप भी हाथ से किसी वस्तु की बिक्री के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाइए जिससे हस्तकला का कारोबार चले। छात्र इस प्रश्न को स्वयं कर लेंगे। कोई भी हाथ से बने वस्तु का विज्ञापन वो स्वयं कर लेंगे। आपने छोटी कक्षाओं में विज्ञापन लेखन का चैप्टर पढ़ा भी होगा। यह रहा आपका गलता लोहा पाठ के प्रश्नोत्तर। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।